विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ वायु की गतियां। पिछले वीडियो में हमने वायुमंडल के विषय में पढ़ा था, वायुदाब के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने वायुदाब की विभिन्न पेटियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम वायु की गतियों के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ के अध्ययन से पूर्व हम एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सदा जवान रहने के लिए मुख का सौंदर्य नहीं, मस्तिष्क की उड़ान जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कि सुंदर होने के लिए हमारे मन में उमंग होना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक सुंदरता, दूसरी बाह्य सुंदरता। हम कितना भी प्रयास करें कि हम खूबसूरत और जवान बने रहें, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारा सौंदर्य क्षणिक है, एक ना एक दिन इसे जाना ही है। लेकिन इसके विपरीत हमारी आंतरिक सुंदरता और हमारे मस्तिष्क में जो सुंदरता है वह जीवन पर्यंत सुंदर ही रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम बाह्य सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दें और सुंदर तन के साथ साथ एक सुंदर मन भी बनाएं, जिससे हमारा पूरा जीवन ही सुंदर बन जाएगा। इसी प्रेरणादायक शुरुआत के साथ ये रहा हमारे पाठ का अध्ययन कार्य। पवन वेग, विंड स्पीड एक मौलिक वायुमंडलीय राशि है। वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अलग अलग स्थानों का वायुमंडलीय दाब अलग अलग होता है, जो ताप के अंतर के कारण होता है। पवन के वेग से कई कार्य प्रभावित होते हैं, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, वायुयान तथा जलयानों का संचालन, निर्माण कार्य, कई पादप जातियों के विकास और उपापचय की गति आदि। पवन के वेग को नापने के लिए एक पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है, जिसे एनीमोमीटर कहा जाता है। आइए अब शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहा जाता है। पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब के अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप या मोड़ हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर यानी पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर या पश्चिम की ओर मुड़ती है। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया है। आइए जानते हैं पवन के प्रकार के विषय में। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थलीय या जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है ग्रहीय पवन या स्थायी पवन कहलाती है। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उन्हें मानसूनी या मौसमी पवनें कहते हैं। इस तरह पवनों को दो वर्गों में रखा जाता है, सनातनी या स्थानीय या नियतवाही पवनें, और दूसरा है अनिश्चित या स्थायी या अनियतवाही पवनें। आइए समझते हैं इस तालिका के द्वारा पवनों के प्रकार। पहला है स्थायी या नियतवाही पवनें,
दूसरा है अस्थायी या अनियतवाही पवनें। स्थायी पवनों के अंतर्गत आती हैं 3 प्रकार की पवनें, जिन्हें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। अस्थायी पवनों के अंतर्गत भी 3 पवनें आती हैं, मानसूनी, स्थानीय और समीर। स्थायी पवनों के इन 3 पवनों के अंतर्गत भी 2-2 प्रकार की पवनें होती हैं, जैसे मानसूनी पवनों के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। स्थानीय पवनों के अंतर्गत 4 प्रकार की पवनें होती हैं, चिनूक, सिरोको, बोरा और लू। अब तीसरे आते हैं समीर पर, जिसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, स्थल समीर और जल समीर। आइए इन पवनों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है स्थायी या नियतवाही पवनें। इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है, अतः इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। जानते हैं व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड के विषय में। अयनवर्तीय या उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। चित्र पर नजर डालिए और स्थिति का ब्यौरा लीजिए। खा है पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। गा है ध्रुवीय पवन या पोलर विंड। 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कटिबंधीय प्रदेशों के बारे में बताया था। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। ये तो थी स्थायी पवन। अब हम अध्ययन करेंगे अस्थायी पवनों के विषय में। पहला है मानसून पवनें। मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं और वर्षा कम होती है। खा है स्थलीय तथा सागरीय समीर। स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की भांति ही होती है। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं।
स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठने लगती है। इससे स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है। इसे सागरीय समीर कहते हैं। इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा और सोच कर बताइए कि रात के समय स्थलीय समीर क्यों चला करती हैं। पढ़ते हैं स्थानीय पवनों के विषय में। किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इनमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत की स्थानीय पवन का उदाहरण लू है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीनों में चलती है। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय पवनें हैं चिमूक अमेरिका, सिरोको इटली, हरमट्टान सहारा मरुस्थल, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस, ब्लिजर्ड कनाडा एवं साइबेरिया क्षेत्र आदि। डियर स्टूडेंट्स, आपने टीवी पर सुना होगा चक्रवात या साइक्लोन। गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या बवंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब और किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर चलती हैं। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज होती हैं। चित्र में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा को आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। साइक्लोन्स बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की घाटी में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। चलिए जानते हैं चक्रवात से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टीन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं
अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं और घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें और सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। आइए जानते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का ही सूचक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना वायु की गति, उसका कारण, पवन के प्रकार, चक्रवात और चक्रवात से बचाव। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास कार्य को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और सचमुच अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें और घर पर सुरक्षित रहकर वीडियोस के माध्यम से अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। अगले वीडियो में मिलने तक मैं तो आपको मिस करने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी मुझे मिस करेंगे। इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि प्रश्न उत्तर करते समय आपको समझने में आसानी रहे। थैंक यू।